बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो जी आज नाश्ता बन रहा है, सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता बनाते बनाते जो है मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ थोड़ी सी हटके वीडियो शेयर करूं। डेली रूटीन और बाकी चीज़ों की तो मैं अक्सर वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो आज मैंने सोचा कि नाश्ता करने के बाद मैं बाहर निकलूँगी, थोड़ी देर वॉक पे जाऊँगी और आपके साथ मैं आज करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव शेयरिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और ज़रूर इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन और बड़ी यूज़फुल रहेगी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो नाश्ता यहाँ मेरा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो नाश्ते को भी इंजॉय करते हैं और उसके बाद निकलते हैं बाहर, कुछ बाहर का व्यू भी देखते हैं, बाहर का मौसम भी देखते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। जी तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको जब जर्मनी आना होता है और वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ बड़ी अच्छी शेयरिंग लेके आई हूँ और होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो देख के आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा और आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल जाएगा कि यहाँ आने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो जी जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ का, तो उसके लिए जो यहाँ पे रह रहा होता है, हस्बैंड रह रहे होते हैं या वाइफ रह रही होती हैं, उनका जो उनके पास रेजिडेंस जो है वो परमानेंट होना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे वो रह रहे हों उनके पास वो घर होना चाहिए। और अब ज़रूरी नहीं कि वो घर आपका अपना ज़ाती हो, आप रेंट के घर भी रख सकते हैं और मोस्टली यहाँ पे लोगों के किराए के घर ही होते हैं, रेंट के घरों में ही रहते हैं। ज़ाहिर है अपना घर अफोर्ड करना लेना थोड़ा मुश्किल होता है बाहर की कंट्रीज़ में। तो आपका जो रेजिडेंस है वो परमानेंट होना चाहिए, आपके पास एक घर होना चाहिए, चाहे वो रेंट का हो या आपका अपना हो। इसके अलावा आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए और इतनी अच्छी जॉब हो और उसकी सैलरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिससे आप अपने पार्टनर को इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपकी 500 यूरो, 800 यूरो या 1000 यूरो सैलरी है तो उसमें आप अपना ख़र्चा चला रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर का ख़र्चा भी उससे चला सकते हैं। नहीं, आपकी सैलरी कम से कम 2000 यूरो से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ताकि आप जो अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला रहे हैं तो आप उसका भी ख़र्चा उठा सकें और उसको आप इजीली सपोर्ट कर सकें। तो आपकी जॉब का यहाँ पे अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे घर हो वो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, इतना क्वाड्रेट मीटर होना चाहिए कि जिसमें आप 2 लोग इजीली रह सकें। कम से कम आपके पास 2 रूम्स होने चाहिए अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो ताकि आप लोग वहाँ पे आराम से इजीली वहाँ पे रह सकें। और अगर आपके बच्चे हैं तो उस हिसाब से आपके पास इतना घर होना चाहिए 3 रूम्स का या 4 रूम्स का, जिसमें आप लोग इजीली वहाँ पे एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर आपका घर 2 लोगों के लिए इनफ नहीं है, छोटा है, 1 रूम का है, तो भी आपको वीज़ा मिलने में दुश्वारी पेश आ सकती है। तो इसलिए आपको, अगर आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ 2 लोग रहना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 रूम्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 3 मंथ्स की पे स्लिप साथ लगाना ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और इसी मंथ आपने जॉब स्टार्ट की और आप 1 मंथ का ही लगा दें, आपको 3 मंथ्स की पे स्लिप की ज़रूरत पड़ती है और वो साथ अटैच करनी पड़ती है।
अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होती है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ हैं। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होती है, आईडी कार्ड की कॉपी होती है, उसके अलावा आपका निकाहनामा होता है और मैरिज सर्टिफिकेट होता है। निकाहनामा अगर आपका उर्दू में है तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना पड़ता है या जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कराना पड़ता है। और इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है और आपके जो बहन भाई हैं उनका एक सर्टिफिकेट निकलता है जो कि नादरा से मिलता है, वो आपको साथ लगाना पड़ता है। और हस्बैंड की पासपोर्ट की कॉपी, हस्बैंड के आईडी कार्ड की कॉपी और इसके अलावा जिस घर में आपके हस्बैंड या वाइफ जर्मनी में रह रहे होते हैं उस घर के पेपर्स होते हैं। और जो आपकी जॉब की 3 मंथ्स की पे स्लिप्स होती हैं वो साथ लगाना पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो साथ अटैच करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि बाहर आते हैं सेटलमेंट के लिए, उनको शादी करना पड़ती है। अगर इन केस ऐसा कोई मसला हो, अगर आपके हस्बैंड ने पहले शादी की हो सेटलमेंट के लिए और यहाँ पे डिवोर्स दे दी हो तो आपको वो वाले डिवोर्स पेपर्स भी साथ लगाना पड़ते हैं। बहुत से लोगों को इसका पता नहीं होता और अक्सर लोगों ने यहाँ शादी की होती है, इसलिए मैं यहाँ पे ये बात मेंशन कर रही हूँ। अगर कभी कोई ऐसा सिलसिला हो तो उसमें जो आपके डिवोर्स पेपर्स होते हैं वो भी साथ लगाने होते हैं। ये आपको एक पूरी फ़ाइल कंपाइल करनी पड़ती है और इस फ़ाइल को आपने तैयार करके और जब आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिलती है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ एम्बेसी लेके जाने पड़ते हैं और इसके साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखने पड़ते हैं। उसके अलावा आपको 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स भी चाहिए होती हैं अपनी, जिसका बैकग्राउंड वाइट होता है और बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स वो होती हैं। आपकी अपनी 4 फ़ोटोग्राफ्स और आपके हस्बैंड की 4 फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताती चलूँ, आपको जर्मनी आने के लिए यहाँ पे आइंस का कोर्स करना लाजमी है। A1 कोर्स जिसे कहते हैं वो आप अगर करके आएँ तो आपके लिए ज़्यादा सही होता है। अगर आपके हस्बैंड जर्मन नेशनल हैं तो फिर तो आपके लिए आइंस करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर वो किसी और कंट्री के नेशनल हैं तो फिर यहाँ आने के लिए वो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ आकर आपको आइंस, आत्सवाई और बे आइंस A1, A2 और B1 कोर्स करने लाजमी होते हैं जब आपको यहाँ की नेशनलिटी चाहिए होती है। जी, तो जब आपकी ये पूरी फ़ाइल तैयार हो जाती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना होती है। तो मोस्टली लोग तो ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट काफ़ी मुश्किल से मिलती है। सम टाइम्स तो ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 मंथ्स आपको अपॉइंटमेंट मिलती ही नहीं है, इतना बिज़ी स्केड्यूल होता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको जल्दी अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉयर हायर करना पड़ता है। आप वकील को अगर हायर करें, अगर आप उसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके लिए आप वकील यहाँ पे हायर करते हैं। वो आपको विदिन 1-2 डेज़ में ही एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले देते हैं। तो जी, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपने अपने वो पूरी फ़ाइल लेके एम्बेसी जाना होता है। वहाँ जाकर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने होते हैं, जो जो उनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे सबमिट कराने होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो आपको बताते हैं कि नेक्स्ट आपकी इंक्वायरी आएगी और कोई एक वो बंदा भेजेंगे और वो आपसे आके इंक्वायरी इंटरव्यू करेगा अपनी तसल्ली के लिए। फिर कुछ दिन आपको वेट करना पड़ता है, उसमें कुछ दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 1-2 महीना भी लग जाता है।
फिर कुछ डेज़ के बाद आपको एक कॉल आती है और वो जो इंक्वायरी के लिए आना चाह रहा होता है आपके पास, वो आपसे आपका एड्रेस कंफर्म करता है और वो आपके पास आता है और उसमें आके वो आपके घर आपसे कुछ सवाल पूछता है। क्योंकि वो इंक्वायरी के लिए आता है तो चंद सवालात पूछता है आपके बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में या आपकी वाइफ के बारे में, और काफ़ी सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी वो करता है। और वो ये पूछता भी है कि आपका निकाह हुआ है सिर्फ़ या शादी हुई है, और शादी के बाद आप कहाँ कहाँ घूमने गए। इसके अलावा आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ की पसंद नापसंद क्या है, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछता है। इसके अलावा वो आपकी शादी की, आपकी निकाह की पिक्चर्स भी देखते हैं, और पिक्चर्स में बैठे साथ जो लोग होते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है कि ये आपके साथ कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा। और कुछ पिक्चर्स वो एज़ अ प्रूफ अपने साथ लेके भी चले जाते हैं। और इसके अलावा वो आपकी जो ससुराल की फ़ैमिली होती है उसके बारे में भी पूछते हैं। आपके मदर इन लॉ का क्या नाम है, आपके फादर इन लॉ का क्या नाम है, आपके ब्रदर इन लॉ का क्या नाम है, सिस्टर इन लॉ का क्या नाम है, उनके कितने बच्चे हैं, वो कहाँ सेटल्ड हैं, उनके आगे से हस्बैंड और वाइफ्स का भी नाम वो पूछ लेते हैं। उन्होंने अपनी इंक्वायरी करनी होती है, इसलिए वो काफ़ी सारे सवालात करते हैं। इसके अलावा वो आपकी कॉल रिकॉर्ड देखते हैं कि आपने अपने हस्बैंड के साथ कितनी बार बात की है। आपका जो व्हाट्सएप का चैट रिकॉर्ड होता है वो भी देखा जाता है, और उनके स्क्रीनशॉट्स भी लेते हैं, कॉल्स के भी स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, और आपकी जो व्हाट्सएप की पर्सनल चैट हुई होती है आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ तो वो भी वो लेते हैं। तो ये सब चीज़ें लेके इंक्वायरी करके और वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद आपको एम्बेसी से कॉल आती है और वो कहते हैं जी कि आप अपना पासपोर्ट लेके एम्बेसी आ जाएं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी इंक्वायरी सारी डन हो गई है, बिल्कुल ठीक। तो अब वो आपको वीज़ा स्टैम्प कर देंगे। आप फिर पासपोर्ट लेके उस दिन उस टाइम पे एम्बेसी पहुंच जाते हैं, और फिर आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ता है। और पासपोर्ट मिलने से पहले एक बार छोटी सी एक इंक्वायरी फिर वो लेते हैं, और उसमें भी छोटा सा एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपके हस्बैंड के बारे में पूछा जाता है, उनके पसंद नापसंद के बारे में पूछा जाता है, आपकी शादी के बारे में पूछा जाता है कि आपकी पसंद की शादी है या आपकी अरेंज, मतलब ये डिपेंड करता है जो इंसान वहाँ खड़ा हो। तो उसके बाद वो आपको थोड़ी देर वेट कराते हैं, और उसके बाद आपको पासपोर्ट आपके हाथ में मिल जाता है, स्टैंप लगा हुआ जिसके ऊपर जर्मनी की स्टैंप होती है। तो फाइनली आपको वीज़ा मिल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कोई भी सवाल करना चाहें इसके मुतालिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इस हवाले से अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।